आज के समय में एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। आज का समय में लाखों स्टूडेंट्स हर दिन 8 से 10 घंटे अपनी किताबों के सामने बैठे रहते हैं, भारी भरकम ट्यूशंस जाते हैं, अपनी रातों की नींद और अपनी जवानी के सबसे खूबसूरत दिन सिर्फ एक कुर्सी पर बैठकर निकाल देते हैं। लेकिन जब एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर उनके सामने आता है तो अचानक से दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है। सब कुछ पढ़ा हुआ रटा हुआ अचानक से गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ आपने अपनी क्लास या ऑफिस में किसी ऐसे इंसान को जरूर देखा होगा। मान लीजिए कोई शर्मा जी का बेटा या आपकी क्लास का टॉपर, जो शाम को दोस्तों के साथ खेलता भी है, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहता है और आपको कभी दिन रात किताबों में घुसा हुआ भी नहीं दिखता। फिर भी जब रिजल्ट आता है तो वो हमेशा टॉप कर जाता है। हम अक्सर खुद को कोसते हैं। हमें लगता है कि शायद उसका दिमाग पैदाइशी बहुत तेज है या शायद हम में ही कोई कमी है, हमारा फोकस ही कमजोर है। लेकिन मेरे दोस्त, मनोवैज्ञानिक और न्यूरो साइंटिस्ट्स बताते हैं कि सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि हमें बचपन से ये तो बताया गया कि क्या पढ़ना है, लेकिन किसी ने कभी ये सिखाया ही नहीं कि असल में सीखते कैसे हैं। हेलो बुक बाइट ऑडियो फैमिली मेंबर्स, आपका स्वागत है। वेलकम बैक। आज हम जिस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं वो कोई साधारण मोटिवेशनल किताब नहीं है, बल्कि ये सीधे हमारे दिमाग के काम करने के तरीके न्यूरो साइंस से जुड़ी है। इस किताब का नाम है लर्निंग हाउ टू सक्सीड इन स्कूल विदाउट स्पेंडिंग ऑल योर टाइम स्टडिंग, जिसे एलिस्टर मैककॉनविल, बाबरा ओकली और टेरी सेजनॉस्की ने लिखा है। इस ऑडियो बुक को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आगे आने वाला हर एक लेसन आपकी पढ़ाई, आपकी प्रोडक्टिविटी और आपके सीखने के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। खासकर चैप्टर 3 और चैप्टर 4 को बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि वहीं इस पूरी किताब का सबसे बड़ा हिडन सीक्रेट छुपा हुआ है, जो आपको कम समय में ज्यादा रिजल्ट्स देना सिखाएगा। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं सभी इंपॉर्टेंट बातों को शॉर्ट में दोहराऊंगा ताकि आपको सब कुछ आसानी से याद रहे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए आपके दिमाग के इस अनोखे सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, दिमाग के 2 रहस्यमयी मोड्स, कब फोकस करें और कब आराम। किताब की शुरुआत में ही ऑथर्स हमारे दिमाग की एक ऐसी सच्चाई उजागर करते हैं जो हमारे सोचने के तरीके को बदल देती है। हमारा दिमाग एक मशीन की तरह एक ही स्पीड पर काम नहीं करता, बल्कि इसके 2 बहुत ही अलग अलग मोड्स होते हैं, फोकस्ड मोड यानी फोकस्ड मोड और डिफ्यूज्ड मोड यानी डिफ्यूज्ड मोड। जब आप कोई गणित का मुश्किल सवाल हल कर रहे होते हैं या कोई नया कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब आपका दिमाग फोकस्ड मोड में होता है। इसे समझने के लिए ऑथर्स ने एक पिनबॉल मशीन का उदाहरण दिया है। सोचिए कि पिनबॉल मशीन के अंदर बम्पर्स यानी रुकावटें बहुत पास पास रखे हैं। जब आप फोकस करते हैं तो आपके विचारों की गेंद उन्हीं पास पास रखे बम्पर्स के बीच तेजी से टकराती रहती है। ये मोड तब काम आता है जब आपको किसी ऐसी चीज पर काम करना हो जिसे आप पहले से थोड़ा बहुत जानते हैं। लेकिन समस्या तब आती है जब आप किसी बिल्कुल नई समस्या में फंस जाते हैं। आप घंटों तक फोकस करते हैं लेकिन जवाब नहीं मिलता। आप फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके विचार एक ही छोटी सी जगह में फंसे हुए हैं। यहीं पर काम आता है डिफ्यूज मोड। इस मोड में आपके दिमाग के बम्पर्स बहुत दूर दूर होते हैं। विचार लंबी दूरी तय कर सकते हैं और नए कनेक्शन बना सकते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी असाइनमेंट, कोडिंग के किसी बग या एग्जाम के किसी सवाल पर घंटों तक सिर खपाते रहे लेकिन कुछ समझ नहीं आया? फिर आप थक हार कर अपनी कुर्सी से उठे, जाकर एक ठंडे पानी का शावर लिया या बस बाहर बालकनी में टहलने लगे और अचानक से बूम, एकदम से आपके दिमाग में उस सवाल का सही जवाब आ गया। ये कोई जादू नहीं था, ये आपका दिमाग था जो फोकस्ड मोड से निकलकर डिफ्यूज्ड मोड में चला गया था। जब आप रिलैक्स हुए तब आपके दिमाग ने उन दूर दराज के न्यूरॉन्स को आपस में जोड़ दिया जो फोकस करते समय ब्लॉक हो गए थे। जब भी आप किसी मुश्किल टॉपिक में फंस जाएं और फ्रस्ट्रेशन महसूस होने लगे तो वहीं बैठकर खुद को टॉर्चर मत कीजिए। किताब बंद कीजिए और 15 से 20 मिनट के लिए कुछ बिल्कुल अलग काम कीजिए। कोई गाना सुनिए, थोड़ा टहल लीजिए या बस आंखें बंद करके लेट जाइए। अपने दिमाग को डिफ्यूज मोड में जाने का मौका दीजिए। लर्निंग इज नॉट जस्ट अबाउट फोर्सिंग योर ब्रेन टू वर्क हार्ड, इट्स ऑल्सो अबाउट गिविंग इट द स्पेस टू कनेक्ट द डॉट्स। मतलब सीखना केवल अपने दिमाग को कड़ी मेहनत करने के लिए मजबूर करना नहीं है, ये उसे बिंदुओं को जोड़ने के लिए जगह देने के बारे में है। दोस्तों, नीचे कमेंट करके बताइए कि आखिरी बार आपके दिमाग में कोई बेहतरीन आइडिया या किसी मुश्किल सवाल का जवाब कब आया था। क्या वो शावर लेते हुए था या टहलते हुए? चैप्टर 2, प्रोक्रास्टिनेशन का दर्द, पढ़ाई शुरू करना इतना मुश्किल क्यों होता है? अब सवाल ये उठता है कि अगर हमारे पास इतना शानदार दिमाग है तो हम पढ़ाई या अपने इंपॉर्टेंट काम शुरू क्यों नहीं कर पाते? क्यों हम बस सोचते रह जाते हैं और समय बीत जाता है? हम अक्सर खुद को आलसी समझते हैं। हमें लगता है कि हमारे अंदर डिसिप्लिन की कमी है, लेकिन न्यूरो साइंस कुछ और ही कहता है। ऑथर्स बताते हैं कि जब आप किसी ऐसे काम के बारे में सोचते हैं जो आपको पसंद नहीं है, जैसे कोई भारी भरकम सिलेबस खत्म करना या कोई मुश्किल प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखना, तो आपके दिमाग के उस हिस्से में हलचल होती है जो शारीरिक दर्द यानी फिजिकल पेन महसूस करता है। जी हाँ, आपने सही सुना।
आपके दिमाग के लिए मुश्किल काम के बारे में सोचना और हाथ जल जाने का दर्द महसूस करना लगभग एक जैसे सिग्नल भेजते हैं। इस दर्द से बचने के लिए आपका दिमाग एक बहुत ही चालाक चाल चलता है। वो आपका ध्यान किसी ऐसी चीज की तरफ मोड़ देता है जो आपको तुरंत खुशी दे सके। आप अपनी डेस्क पर बैठते हैं, सामने फिजिक्स की एक मोटी सी किताब रखी है। आप सोचते हैं चलो आज तो 3 चैप्टर खत्म कर दूंगा, लेकिन जैसे ही आप किताब खोलते हैं दिमाग को दर्द महसूस होता है। अचानक आपका हाथ आपके स्मार्टफोन की तरफ जाता है। आप सोचते हैं कि बस 2 मिनट के लिए इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स देख लेता हूं, फिर पक्का पढ़ाई शुरू करूंगा। वो 2 मिनट कब 2 घंटे में बदल जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता, और उसके बाद आपके अंदर भर जाती है भारी गिल्ट। ये हम सबकी कहानी है। स्टूडेंट और एस्पिरेंट लाइफ का सबसे बड़ा जाल यही है। इस दिमागी धोखे से बचने का सबसे अचूक तरीका है द पोमोडोरो टेक्निक। आपको अपने दिमाग से ये नहीं कहना है कि मुझे ये पूरा चैप्टर खत्म करना है। आपको बस ये कहना है कि मैं सिर्फ 25 मिनट के लिए फोकस करूंगा। अपने मोबाइल के सारे नोटिफिकेशंस बंद कीजिए और उसे दूसरे कमरे में रख दीजिए। 25 मिनट का टाइमर लगाइए। जब तक टाइमर बजे नहीं, पूरी शिद्दत से सिर्फ एक काम पर फोकस कीजिए। 25 मिनट बाद खुद को एक छोटा सा रिवॉर्ड दीजिए। 5 मिनट का ब्रेक लें, पानी पिएं या कोई स्ट्रेचिंग करें। रिसर्च बताती है कि जैसे ही आप काम शुरू कर देते हैं, वो दर्द वाला एहसास 15-20 मिनट के अंदर खुद ही गायब हो जाता है। द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ एनी इंपॉर्टेंट टास्क इज गेटिंग स्टार्टेड ऑन इट इन द फर्स्ट प्लेस। वंस यू एक्चुअली बिगिन वर्क, you'll find that it's not nearly as painful as you imagined। मतलब किसी भी महत्वपूर्ण काम का सबसे कठिन हिस्सा उसे शुरू करना होता है। एक बार जब आप वास्तव में काम शुरू कर देते हैं तो आप पाएंगे कि ये अपना दर्दनाक नहीं है जितना आपने सोचा था। अगर आप भी कल से अपनी लाइफ में पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में यस आई विल जरूर लिखिए। देखते हैं कितने लोग सच में एक्शन लेते हैं। चैप्टर 3, भ्रम का जाल, रट्टा मारना वर्सेस असली समझ, द इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस। दोस्तों, अब हम इस किताब के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर पर पहुंच चुके हैं। ये चैप्टर आपकी आंखें खोल देगा कि हम पढ़ाई के नाम पर अक्सर खुद को कैसे धोखा दे रहे होते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स पढ़ाई कैसे करते हैं? वो अपनी किताब खोलते हैं, एक पीले या हरे रंग का हाइलाइटर लेते हैं और पन्नों को रंगना शुरू कर देते हैं। वो एक ही पैराग्राफ को 4 बार पढ़ते हैं और सोचते हैं कि उन्हें वो याद हो गया है। ऑथर्स इसे इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस कहते हैं। जब आप किताब को अपने सामने खोल कर रखते हैं और उसमें लिखे शब्दों को देखते हैं तो आपका दिमाग सोचता है कि हाँ, ये तो मुझे पता है, लेकिन असल में वो जानकारी आपके दिमाग में स्टोर नहीं हुई है, वो सिर्फ उस कागज पर है। जैसे ही किताब बंद होती है और एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर सामने आता है, वो सारा ज्ञान अचानक गायब हो जाता है। सोचिए, एक स्टूडेंट है रोहन और दूसरा है आर्यन। रोहन एग्जाम से पहले अपनी किताब को 10 बार पढ़ता है, पूरे पन्नों को हाईलाइट कर देता है। उसे लगता है उसकी तैयारी 100% है। वहीं आर्यन उस किताब को सिर्फ 2 बार पढ़ता है, लेकिन पढ़ने के बाद आर्यन किताब बंद करता है, एक खाली पेपर लेता है और खुद को याद दिलाने की कोशिश करता है कि उसने अभी क्या पढ़ा। वो खुद का टेस्ट लेता है। जब रिजल्ट आता है तो आर्यन के मार्क्स रोहन से कहीं ज्यादा होते हैं। रोहन हैरान रह जाता है। रोहन ने पैसिव रीडिंग की थी, जो दिमाग को बेवकूफ बनाती है। आर्यन ने एक्टिव रिकॉल किया था, जिसने उसके दिमाग में न्यूरॉन्स के मजबूत कनेक्शन बनाए थे। अगली बार जब आप कुछ भी पढ़ें तो एक पेज खत्म करने के बाद किताब बंद कर दें, अपनी आंखें मूंदें और खुद से पूछें कि मैंने अभी जो पढ़ा उसका मुख्य विचार क्या था। अगर आप उसे बिना देखे याद कर पा रहे हैं, तभी आप असल में सीख रहे हैं। सिर्फ आंखों से शब्दों को स्कैन करना पढ़ाई नहीं है, दिमाग से उस जानकारी को वापस बाहर खींचना असली पढ़ाई है। दोस्तों, ऐसी डीप और लाइफ चेंजिंग वीडियोस बनाने में हमें बहुत रिसर्च, मेहनत और समय लगता है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिल रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक क्लिक हमें ऐसे ही बेहतरीन ऑडियो बुक्स आपके लिए लाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है। चैप्टर 4, नींद और एक्सरसाइज, आपके दिमाग का जादुई क्लीनिंग सिस्टम। हम अक्सर एक बहुत ही खतरनाक झूठ पर विश्वास करते हैं। हमें लगता है कि जो स्टूडेंट रात रात भर जाग कर पढ़ता है, जो अपनी नींद कुर्बान कर देता है, वही सबसे ज्यादा सफल होगा। लेकिन ये किताब इस धारणा को पूरी तरह से गलत साबित करती है। न्यूरोसाइंस के अनुसार जागते रहने के दौरान हमारे दिमाग में बहुत सारे जहरीले तत्व यानी टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं। जब आप सोते हैं तो आपके दिमाग की कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं, जिससे उनके बीच की जगह बढ़ जाती है। फिर दिमाग का तरल पदार्थ एक क्लीनिंग सिस्टम की तरह काम करता है और उन सभी टॉक्सिन्स को धोकर बाहर निकाल देता है। अगर आप एग्जाम से पहले पूरी रात जागते हैं तो आप अपने एग्जाम हॉल में एक ऐसा दिमाग लेकर जा रहे हैं जो कचरे और टॉक्सिन से भरा हुआ है। ऐसे दिमाग से आप सही फैसले या सही जवाब कैसे सोच सकते हैं? इसके अलावा जब हम सोते हैं तभी हमारा दिमाग दिन भर में सीखी गई बातों को परमानेंट मेमोरी में ट्रांसफर करता है। आजकल के स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स लेट नाइट वेब सीरीज देखते हैं या एग्जाम की एक रात पहले 10 कप कॉफी पीकर सिलेबस रटने की कोशिश करते हैं।
फैमिली प्रेशर या सोसाइटी के डर से उन्हें लगता है कि कम सोना मेहनत की निशानी है, लेकिन असल में जब आप नींद पूरी नहीं करते तो आपका दिमाग नई जानकारी को स्वीकार करने से मना कर देता है। आप उन चीजों को भी भूल जाते हैं जो आपने बहुत अच्छे से याद की थी। इसी के साथ ऑथर्स बताते हैं कि एक्सरसाइज करना केवल बॉडी बनाने के लिए नहीं है। जब आप दौड़ते हैं, खेलते हैं या कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपके दिमाग के हिप्पोकैम्पस हिस्से में नए न्यूरॉन्स जन्म लेते हैं जो आपकी याददाश्त को कई गुना बढ़ा देते हैं। एग्जाम से ठीक पहली वाली रात कभी भी नई चीजें मत पढ़िए। 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लीजिए और हाँ, अपनी दिनचर्या में कम से कम 30 मिनट का कोई भी खेल या फिजिकल एक्टिविटी जरूर शामिल कीजिए। आपका दिमाग एक पौधा है जिसे बढ़ने के लिए नींद और एक्सरसाइज रूपी पानी की जरूरत है। Sleep is the time when your brain does its most important housekeeping. Skipping sleep is like refusing to clear the clutter from your desk. Eventually, you won't have room to work. मतलब नींद वो समय है जब आपका दिमाग अपना सबसे महत्वपूर्ण सफाई का काम करता है। नींद छोड़ना अपनी डेस्क से कचरा साफ करने से इनकार करने जैसा है। अंततः आपके पास काम करने की जगह नहीं बचेगी। चैप्टर 5 एनालॉजी और मेटाफर, जटिल चीजों को आसानी से समझने का सीक्रेट। आखिरी और बहुत ही दिलचस्प लेसन ये है कि हम भारी और मुश्किल विषयों को आसानी से कैसे समझें और उन्हें हमेशा के लिए अपने दिमाग में कैसे फिक्स करें। दिमाग में न्यूरॉन्स नाम की कोशिकाएं होती हैं। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो ये न्यूरॉन्स आपस में जुड़कर एक लिंक या चेन बनाते हैं। न्यूरोसाइंस का एक मशहूर नियम है, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। जो न्यूरॉन्स एक साथ फायर होते हैं वो एक साथ जुड़ जाते हैं। जब आप किसी बिल्कुल नए और मुश्किल कॉन्सेप्ट को अपनी किसी पुरानी जानी पहचानी चीज से जोड़कर देखते हैं तो दिमाग तुरंत उस नए कॉन्सेप्ट को पकड़ लेता है। इसे मेटाफर या एनालॉजी का इस्तेमाल करना कहते हैं। मान लीजिए आपको साइंस में इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट समझना है। अगर आप सिर्फ उसकी डेफिनेशन रटेंगे तो दिमाग बोर हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसे एक पानी के पाइप से जोड़कर देखेंगे, जहां पानी का बहाव करंट है और पाइप का दबाव वोल्टेज है, तो आपका दिमाग इसे सेकंड्स में समझ जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अपने रिलेशनशिप या फैमिली प्रेशर की वजह से स्ट्रेस में है तो वो इसे भी एक एनालॉजी से समझ सकता है। जिस तरह एक प्रेशर कुकर में अगर सीटी ना बजे तो वो फट सकता है, उसी तरह हमारे दिमाग को भी वेंट आउट होने के लिए दोस्तों से बात करने या हॉबीज की जरूरत होती है। जब भी आप कोई मुश्किल थ्योरी, फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट पढ़ें तो खुद से पूछें, ये मेरी रोजमर्रा की जिंदगी की किस चीज के जैसा है। उस कॉन्सेप्ट को एक कहानी या किसी मजेदार चित्र के रूप में अपने दिमाग में इमेजिन करें। जितना अजीब और मजेदार आपका इमेजिनेशन होगा, वो कॉन्सेप्ट आपको उतनी ही जिंदगी भर याद रहेगा। क्या आप जानते हैं कि हमारे दिमाग को कोई भी नई चीज सीखने या पढ़ने के ठीक 24 घंटे के अंदर वो लगभग 70% जानकारी भूल जाता है। ये कोई बीमारी या फोकस की कमी नहीं है मेरे दोस्त, ये इंसानी दिमाग का डिफॉल्ट डिजाइन है। हम अक्सर खुद से निराश हो जाते हैं कि मैंने कल ही तो ये पूरा चैप्टर पढ़ा था, आज मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। हम खुद को बेवकूफ समझने लगते हैं और पढ़ाई से हमारा मन पूरी तरह से उठ जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया के सबसे होशियार स्टूडेंट्स और टॉपर्स का दिमाग भी ऐसा ही होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्हें दिमाग के इस डिलीट होने वाली प्रक्रिया को हैक करना आता है। अगर आपने पहले भाग में फोकस और डिफ्यूज मोड या पोमोडोरो तकनीक को समझा था तो आज का ये एपिसोड आपके ज्ञान को एक अलग ही स्तर पर ले जाएगा। आज हम न्यूरोसाइंस के उन गहरे रहस्यों पर बात करेंगे जो न सिर्फ आपकी याददाश्त को कंप्यूटर जैसा बना देंगे, बल्कि आपके टाल मटोल की गंदी आदत को हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर देंगे। अपनी एकाग्रता बनाए रखें, क्योंकि चैप्टर 7 और चैप्टर 9 के लेसन्स शायद आपको वो जवाब दे दें जिनकी तलाश आप सालों से कर रहे थे। तो चलिए इस रोमांचक सफर को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर 6 चंकिंग, ज्ञान की ईंटों से महल कैसे बनाएं। किताब के इस हिस्से में ऑथर्स हमारी मेमोरी को स्टोर करने के तरीके पर एक बहुत ही गहरा सिद्धांत देते हैं। जब हम कोई नई चीज सीखते हैं तो हमारा दिमाग उसे कैसे ग्रहण करता है। दिमाग किसी भी बड़ी और जटिल जानकारी को एक साथ नहीं निगल सकता। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब आप कुछ नया सीखते हैं तो आपके दिमाग में न्यूरॉन्स के छोटे छोटे टुकड़े अलग अलग दिशाओं में भाग रहे होते हैं। इसे एक पजल के बिखरे हुए टुकड़ों की तरह समझें। जब आप इन टुकड़ों को आपस में जोड़कर एक अर्थपूर्ण तस्वीर बनाते हैं तो उसे चंक कहते हैं। एक बार जब कोई चंक बन जाता है तो आपका दिमाग उसे एक सिंगल फाइल की तरह सेव कर लेता है, जिससे भविष्य में उसे याद करना बहुत आसान हो जाता है। इसे एक रियल लाइफ उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और कल आपका जावा या वेब टेक्नोलॉजी का प्रैक्टिकल लैब एग्जाम है। जब आपने पहली बार कोडिंग सीखना शुरू किया था तो हर एक लाइन, हर एक सिंटैक्स, हर एक ब्रैकेट को याद रखना किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा लगता था। आपका दिमाग हर छोटी चीज पर फोकस कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे आपने प्रैक्टिस की, आपके दिमाग ने फॉर लूप या HTML टैग्स का एक चंक बना लिया। अब जब आप कोड लिखते हैं तो आप एक एक ब्रैकेट के बारे में नहीं सोचते। आपका दिमाग उस पूरे चंक को एक साथ प्रोसेस करता है और आपकी उंगलियां अपने आप कीबोर्ड पर चलने लगती हैं। जो लोग सिर्फ रट्टा मारते हैं वो चंक नहीं बना पाते। वो सिर्फ पजल के बिखरे हुए टुकड़ों को याद करने की कोशिश करते हैं और इसीलिए एग्जाम में एक छोटी सी भी चीज भूलने पर पूरा आंसर भूल जाते हैं।
किसी भी बड़े सिलेबस या भारी प्रोजेक्ट को देखकर घबराएं नहीं, उसे छोटे छोटे चंक्स या हिस्सों में तोड़ लें। पहले एक छोटे हिस्से को समझें, उसे बिना देखे खुद से प्रैक्टिस करें और जब वो दिमाग में पक्का हो जाए तब दूसरे हिस्से पर जाएं। Mental chunks are like zip files for your brain. They take massive amounts of information and compress them into easily accessed packages. मतलब मेंटल चंक्स आपके दिमाग के लिए जिप फाइलों की तरह हैं। वे भारी मात्रा में जानकारी लेते हैं और उन्हें आसानी से एक्सेस किए जाने वाले पैकेजेस में संक्षिप्त कर देते हैं। चैप्टर 7, भूलने की बीमारी का अचूक इलाज, स्पेस्ड रेपिटेशन। अब हम उस समस्या पर आते हैं जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था, पढ़ने के बाद भूल जाना। ऑथर्स इस किताब में भूलने की आदत को खत्म करने का एक ब्रह्मास्त्र देते हैं। आपके दिमाग की कोशिकाएं, न्यूरॉन्स एक जंगल के कच्चे रास्ते की तरह होती हैं। जब आप कोई चीज पहली बार पढ़ते हैं तो आप उस रास्ते में एक बार चलते हैं, घास थोड़ी दब जाती है, लेकिन अगर आप कुछ दिनों तक उस रास्ते पर दोबारा नहीं गए तो घास फिर से उगाएगी और रास्ता गायब हो जाएगा। लेकिन अगर आप उस रास्ते पर बार बार कुछ अंतराल पर चलते रहें तो वहां एक पक्की सड़क बन जाएगी। विज्ञान की भाषा में इसे स्पेस्ड रेपिटेशन या अंतराल पर दोहराव कहते हैं। दो दोस्तों की कल्पना कीजिए। एक है समीर, जो एग्जाम से ठीक 2 दिन पहले लगातार 14 घंटे पढ़ाई करता है। उसका दिमाग थक कर क्रैश हो जाता है। दूसरा है विकास, जो हर दिन सिर्फ 2 घंटे पढ़ता है। लेकिन विकास एक ट्रिक इस्तेमाल करता है। वो आज जो पढ़ता है उसे 1 दिन बाद दोबारा रिवाइज करता है, फिर 3 दिन बाद और फिर 1 हफ्ते बाद। समीर ने क्रैमिंग की, जिससे उसके दिमाग के न्यूरल कनेक्शंस कमजोर ही रहे, लेकिन विकास ने स्पेस्ड रेपिटेशन का इस्तेमाल किया, जिससे उसके न्यूरॉन्स के बीच सीमेंट जैसी पक्की बॉन्डिंग हो गई। एग्जाम वाले दिन समीर नर्वस और थका हुआ है, जबकि विकास एकदम रिलैक्स्ड है, क्योंकि जानकारी उसके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो चुकी है। पढ़ाई का अपना एक रूटीन बनाएं, जिसमें रिवीजन का फिक्स टाइम हो। आपने सोमवार को जो पढ़ा है उसे मंगलवार को सिर्फ 10 मिनट के लिए सरसरी निगाह से देखें, फिर उसे शुक्रवार को एक बार और देखें। इसके लिए आप फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तरीका आपकी मेहनत को आधा और आपके रिजल्ट्स को 2 गुना कर देगा। दोस्तों, मुझे नीचे कमेंट करके पूरी ईमानदारी से बताइए, क्या आप समीर की तरह एग्जाम से एक रात पहले रट्टा मारने वाले स्टूडेंट रहे हैं या विकास की तरह पहले से तैयारी करने वाले? कमेंट में अपनी स्टोरी जरूर शेयर करें। चैप्टर 8, आइंस्टेलुंग इफेक्ट, पुरानी आदतों का जाल। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, और फिर अचानक कोई दूसरा आकर उसे 2 मिनट में सॉल्व कर देता है? ऐसा क्यों होता है? इसे मनोविज्ञान में आइंस्टेलुंग इफेक्ट कहा जाता है। ये एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब है दृष्टिकोण या माइंडसेट। जब आपके पास किसी काम को करने का एक पुराना और परखा हुआ तरीका होता है तो आपका दिमाग उसी पुरानी सड़क पर चलने का इतना आदी हो जाता है कि वो किसी नए, बेहतर या आसान तरीके को देख ही नहीं पाता। आपका पुराना ज्ञान ही आपके नए ज्ञान का दुश्मन बन जाता है। मान लीजिए आप अपनी टीम यानी कि आपके 2-3 दोस्तों या कोवर्कर्स के साथ मिलकर कोई वीडियो बना रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आपके काम करने का एक पुराना तरीका है जिससे आप थंबनेल या एडिटिंग करते आए हैं और जिसमें 5 घंटे लगते हैं। अब मार्केट में कोई नया AI टूल आ गया है जो वही काम 10 मिनट में कर सकता है, लेकिन आइंस्टेलुंग इफेक्ट के कारण आपका दिमाग उस नई चीज को सीखने से मना कर देगा। आप कहेंगे, अरे यार, कौन नया टूल सीखेगा, मैं अपने पुराने तरीके से ही कर लेता हूं। यही हाल स्टूडेंट्स का होता है जब वे मैथ्स या फिजिक्स के किसी नए सवाल को पुराने चैप्टर के फॉर्मूले से सॉल्व करने की जिद पकड़ लेते हैं और घंटों अपना सिर फोड़ते रहते हैं। जब भी आप किसी समस्या में बुरी तरह से फंस जाएं और आपको लगे कि कोई रास्ता नहीं निकल रहा, तो अपने दिमाग को रीसेट करें। खुद से कहें, क्या मैं इस प्रॉब्लम को किसी बिल्कुल अलग नजरिए से देख सकता हूं? पुराने तरीके को भूलकर एक बिगिनर्स माइंड के साथ शुरुआत करें। वी आर वॉट वी रिपीटेडली डू। एक्सीलेंस देन इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। मतलब हम वही हैं जो हम बार बार करते हैं, इसलिए उत्कृष्टता कोई एक काम नहीं बल्कि एक आदत है। चैप्टर 9, हैबिट लूप, टाल मटोल या प्रोक्रास्टिनेशन का असली साइंस। टाल मटोल या प्रोक्रास्टिनेशन कोई टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी तरह से इमोशंस और हैबिट्स यानी कि आदतों की प्रॉब्लम है। ऑथर्स इसे ज़ॉम्बीज कहते हैं, हमारे दिमाग के वो ऑटो पायलट मोड जो बिना सोचे समझे काम करते हैं। हमारी हर आदत के 4 हिस्से होते हैं। द क्यू यानी कि इशारा, जो आदत को ट्रिगर करता है। द रूटीन यानी कि प्रतिक्रिया, जो एक्शन हम लेते हैं। द रिवॉर्ड यानी कि इनाम, जो खुशी हमें मिलती है। और द बिलीफ यानी कि वो सोच जो इस पूरी साइकिल को जिंदा रखती है। हमारा दिमाग बहुत आलसी है, वो ऊर्जा बचाना चाहता है, इसलिए जब भी हमें कोई ट्रिगर मिलता है हम बिना सोचे रूटीन में चले जाते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट कर रहे हैं। अचानक आपके मोबाइल की स्क्रीन लाइट जलती है और पिंग की आवाज आती है। यह आपका क्यू या इशारा है। आपके दिमाग को पता है कि किताब पढ़ना दर्दनाक है, तो वो ऑटो पायलट पर चला जाता है। आप फोन उठाते हैं और सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगते हैं। ये आपका रूटीन है। आपको एक झूठी खुशी और डोपामीन मिलता है, ये आपका रिवॉर्ड है। और अंत में आपका बिलीफ आपको धोखा देता है।
बस 5 मिनट ही तो देखा है, क्या फर्क पड़ता है। इस तरह आप इस ज़ॉम्बी लूप में फंस जाते हैं और आपका कीमती समय बर्बाद हो जाता है। आप अपनी आदत को सीधे तौर पर खत्म नहीं कर सकते, आपको अपने क्यू और रूटीन को बदलना होगा। अगर मोबाइल आपका ट्रिगर है तो पढ़ाई शुरू करने से पहले उसे साइलेंट करके किसी दराज में बंद कर दें। जब ट्रिगर ही नहीं होगा तो रूटीन भी शुरू नहीं होगा। जब भी आपका मन काम टालने का करे तो खुद से वादा करें, मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए इस काम को करूंगा, उसके बाद छोड़ दूंगा। यकीन मानिए वो 5 मिनट आपको फ्लो स्टेट में ले जाएंगे। दोस्तों, हमारी इस पूरी टीम को आपके लिए ऐसी डीप और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स बनाने में बहुत एफर्ट लगता है। अगर आप यहां तक इस वीडियो को सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सच में अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। चैप्टर 10, मेमोरी पैलेस, विजुअल मेमोरी का जादू। किताब के अंत में ऑथर्स एक ऐसी प्राचीन और जादुई तकनीक शेयर करते हैं जिसका इस्तेमाल दुनिया के सबसे बड़े स्पीकर्स और मेमोरी चैंपियंस करते हैं। इंसानी दिमाग का एवोल्यूशन यानी कि विकास शब्दों या नंबरों को याद रखने के लिए नहीं हुआ है। हमारे पूर्वज जंगलों में शिकार करते थे, इसलिए हमारा दिमाग जगहों और तस्वीरों को याद रखने में मास्टर है। आपको शायद कल रात पढ़ी हुई किताब की लाइन याद ना हो, लेकिन आपको अपने बचपन के घर का एक एक कमरा, गली का एक एक कोना आज भी याद होगा। इस ताकत का इस्तेमाल करने की तकनीक को मेमोरी पैलेस कहा जाता है। मान लीजिए आपको साइंस या हिस्ट्री के 5 बहुत ही मुश्किल पॉइंट्स याद करने हैं। उन्हें रटने के बजाय अपने घर की कल्पना कीजिए। पॉइंट 1 को अपने घर के मेन गेट के साथ जोड़िए। इमेजिन कीजिए कि गेट पर उस पॉइंट से जुड़ी कोई बहुत ही अजीब और मजेदार घटना घट रही है। पॉइंट 2 को अपने लिविंग रूम के सोफे पर बैठा हुआ इमेजिन कीजिए। पॉइंट 3 को अपनी रसोई में गैस स्टोव के ऊपर उबलता हुआ देखिए। जितनी अजीब, फनी और इमोशनल आपकी इमेजिनेशन होगी, आपका दिमाग उसे उतनी ही गहराई से परमानेंट मेमोरी में स्टोर कर लेगा। एग्जाम के समय आपको बस मानसिक रूप से अपने घर के अंदर चलना है और वो सारे पॉइंट्स आपको अपनी अपनी जगह पर रखे हुए मिल जाएंगे। अगली बार जब आपको कोई लंबी लिस्ट या स्पीच याद करनी हो तो उसे कागज पर रटने के बजाय अपने घर या अपनी किसी जानी पहचानी जगह के अलग अलग हिस्सों में विजुअलाइज करें। अगर आपने पहले और दूसरे भाग को अपनी जिंदगी में उतार लिया है तो ये तीसरा और आखिरी भाग आपके उस डर को खत्म करेगा जो अक्सर एग्जाम या किसी बड़े टेस्ट के समय हमें अंदर से तोड़ देता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी एग्जाम या प्रेजेंटेशन के लिए दिन रात एक करके तैयारी की? घर पर आप हर सवाल का सही जवाब दे रहे थे, लेकिन जैसे ही आप एग्जाम हॉल में बैठे, क्वेश्चन पेपर आपके सामने आया और अचानक सब कुछ ब्लैंक। आपके हाथ ठंडे पड़ने लगे, दिल की धड़कन तेज हो गई और जो चीजें आपको कल रात तक रटी हुई थी वो ऐसे गायब हो गईं जैसे दिमाग से किसी ने डिलीट बटन दबा दिया हो। आप बाहर आते हैं और खुद को कोसते हैं कि यार, मुझे तो सब आता था, फिर मैं वहां क्यों भूल गया। इस ऑडियो बुक को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आगे आने वाला हार्ड स्टार्ट टेक्निक और इंटरलीविंग का कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम देने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा। खासकर चैप्टर 12 को बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि वहीं छुपा है एग्जाम में बिना स्ट्रेस के टॉप करने का सीक्रेट। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं हमेशा की तरह सभी इंपॉर्टेंट बातों को शॉर्ट में दोहराऊंगा ताकि आपको सब कुछ आसानी से याद रहे। चलिए इस मास्टर क्लास को पूरा करते हैं। चैप्टर 11, इंटरलीविंग, एक ही चीज की प्रैक्टिस का मीठा धोखा। हम बचपन से सुनते आए हैं प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, लेकिन ऑथर्स कहते हैं कि अगर प्रैक्टिस गलत तरीके से की जाए तो वो आपको परफेक्ट नहीं बल्कि एक रोबोट बना देती है। मान लीजिए आप मैथ्स का कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं। आप एक ही फॉर्मूले पर आधारित 20 सवाल लगातार सॉल्व करते हैं। 15वें सवाल तक आते आते आपको लगता है, वाह, मैं तो इसमें मास्टर हो गया हूं। इसे मनोविज्ञान में ओवरलर्निंग कहते हैं। समस्या यह है कि आपका दिमाग रिलैक्स हो जाता है। आपको ये तो पता चल गया है कि उस फॉर्मूले को यानी टूल को कैसे इस्तेमाल करना है, लेकिन आपका दिमाग ये नहीं सीख पाया कि उस फॉर्मूले को कब इस्तेमाल करना है। क्योंकि जब एग्जाम में सवाल आएंगे तो वो एक ही चैप्टर से लाइन से नहीं आएंगे, वे सब आपस में मिक्स होंगे। इसे क्रिकेट के खेल से समझते हैं। अगर एक बैट्समैन नेट प्रैक्टिस में सिर्फ बाउंसर बॉल खेलने की प्रैक्टिस करता रहे तो वो बाउंसर पर छक्का मारना सीख जाएगा, लेकिन असली मैच में जब अचानक से कोई यॉर्कर या स्पिन बॉल आएगी तो वो पक्का आउट हो जाएगा। पढ़ाई में भी यही होता है। जब आप एक ही तरह के सवाल बार बार करते हैं तो दिमाग सोचना बंद कर देता है। इसीलिए आपको इंटरलीविंग यानी चीजों को मिक्स करके पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। जब भी आप किसी विषय की प्रैक्टिस करें तो लगातार एक ही चैप्टर के सवाल न करें। चैप्टर 1 के बाद सीधे चैप्टर 4 का सवाल उठाएं, फिर चैप्टर 2 का। अपने फ्लैश कार्ड्स को हमेशा शफल कर पढ़ें। इससे आपके दिमाग को हर बार एक नया झटका लगेगा और उसे ये पहचानना आएगा कि किस समस्या में कौन सा समाधान लगाना है। It's not enough to know how to use a tool. You must also know when to use it. मतलब केवल ये जानना काफी नहीं है कि किसी उपकरण का उपयोग कैसे किया जाए, आपको ये भी जानना चाहिए कि इसका उपयोग कब करना है। चैप्टर 12, द हार्ड स्टार्ट टेक्निक, एग्जाम हॉल का ब्रह्मास्त्र। दोस्तों, बचपन से हमारे टीचर्स और पेरेंट्स हमें एग्जाम से पहले एक टिप देते आए हैं, बेटा, जो सवाल सबसे आसान हो उसे पहले करना और मुश्किल सवालों को अंत के लिए छोड़ देना। लेकिन न्यूरोसाइंस के अनुसार ये सलाह पूरी तरह से गलत है। याद कीजिए चैप्टर 1 का डिफ्यूज मोड।
ऑथर्स कहती हैं कि जब आप एग्जाम शुरू करते हैं तो आपका दिमाग पूरी तरह से फ्रेश होता है। अगर आप मुश्किल सवालों को अंत के लिए छोड़ देंगे तो तब तक आपका दिमाग थक चुका होगा और स्ट्रेस में होगा। थके हुए दिमाग से मुश्किल सवाल कभी हल नहीं होते। इसीलिए आपको हार्ड स्टार्ट जंप टू इजी तकनीक अपनानी चाहिए। जैसे ही क्वेश्चन पेपर हाथ में आए, सबसे पहले उस सवाल पर जाइए जो सबसे लंबा, सबसे मुश्किल और सबसे डरावना लग रहा हो। उस सवाल को पढ़ना शुरू कीजिए और उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। लेकिन ध्यान रहे, जैसे ही आपको लगे कि आप 1 या 2 मिनट के लिए अटक गए हैं और आगे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो तुरंत उस सवाल को वहीं छोड़ दीजिए और किसी सबसे आसान सवाल यानी इजी क्वेश्चन पर चले जाइए। जादू यहीं से शुरू होता है। जब आप आसान सवाल कर रहे होंगे, तब आपका डिफ्यूज मोड बैकग्राउंड में उस मुश्किल सवाल पर काम कर रहा होगा। जब आप वापस उस मुश्किल सवाल पर आएंगे, तो अचानक आपको उसका जवाब मिलने लगेगा, क्योंकि आपके दिमाग ने बैकएंड में उसके कनेक्शंस बना लिए हैं। अपने अगले मॉक टेस्ट या एग्जाम में इस तकनीक को जरूर आजमाएं। मुश्किल से शुरू करें, अटकते ही आसान पर कूद जाएं और फिर वापस मुश्किल पर आएं। ये आपके समय और दिमागी ऊर्जा दोनों को बचाएगा। दोस्तों, नीचे कमेंट करके बताइए कि एग्जाम हॉल में बैठते ही आपका सबसे बड़ा डर क्या होता है। क्या आप भी सवाल भूल जाते हैं या टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आती है? कमेंट में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। चैप्टर 13, चोकिंग अंडर प्रेशर, जब डर दिमाग को लॉक कर दे। अब बात करते हैं उस भयानक फीलिंग की जब एग्जाम हॉल में हमारे पसीने छूटने लगते हैं। जब हम बहुत ज्यादा प्रेशर में होते हैं तो हमारा शरीर कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है। यह हार्मोन हमारे दिमाग के उस हिस्से यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को ब्लॉक कर देता है जहां हमारी सारी याददाश्त और लॉजिक स्टोर होते हैं। आपका दिमाग सोचता है कि आप पर किसी शेर ने हमला कर दिया है, इसीलिए वो लड़ो या भागो यानी फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। इसी वजह से रटी हुई चीजें भी भूल जाती हैं। जब आप एग्जाम पेपर देखते हैं और धड़कनें तेज हो जाती हैं, तो आप खुद से क्या कहते हैं? हे भगवान, मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं फेल हो जाऊंगा। जैसे ही आप ये बोलते हैं, डर और बढ़ जाता है। ऑथर्स कहती हैं कि डर और उत्साह के शारीरिक लक्षण बिल्कुल एक जैसे होते हैं। दोनों में धड़कनें तेज होती हैं और पसीना आता है। जब भी आपको एग्जाम में पैनिक अटैक महसूस हो, तो अपनी आंखें बंद करें, अपने पेट पर हाथ रखें और गहरी सांसें लें यानी बेली ब्रीदिंग, और खुद से कहें, मैं डरा हुआ नहीं हूं, मैं एक्साइटेड हूं। ये एग्जाम मुझे ये दिखाने का मौका दे रहा है कि मैंने कितनी मेहनत की है। सिर्फ इस एक वाक्य को बदलने से आपका दिमाग स्ट्रेस हार्मोन को कम कर देगा और आपके ब्लॉक हुए न्यूरॉन्स फिर से खुल जाएंगे। चैप्टर 14, ब्लाइंड स्पॉट्स, टीम वर्क और असली समझ की ताकत। क्या आपने कभी सोचा है कि अकेले पढ़ने वाला इंसान अक्सर क्यों फेल हो जाता है, जबकि ग्रुप में पढ़ने वाले लोग ज्यादा सफल होते हैं? जब हम अकेले बहुत देर तक पढ़ते हैं तो हम अक्सर अपने ही आइंस्टीन इफेक्ट का शिकार हो जाते हैं। हमें लगने लगता है कि हमारी सोच ही 100% सही है। हमारे अंदर ब्लाइंड स्पॉट्स बन जाते हैं, यानी वो गलतियां जो हमें खुद दिखाई नहीं देती। इसे तोड़ने का एकमात्र तरीका है सही लोगों के साथ काम करना। मान लीजिए आप अपने टीम मेंबर्स अजित और रीना के साथ मिलकर जावा की कोडिंग या वेब टेक्नोलॉजी का कोई भारी असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हैं। आप एक कोड लिखते हैं जो आपके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन वो रन नहीं हो रहा। आप 3 घंटे तक उसमें माथापच्ची करते हैं। फिर आप अजित को बुलाते हैं और वो एक नजर देखकर कहता है, भाई तूने यहाँ सेमीकोलन मिस कर दिया है। जो गलती आपको 3 घंटे में नहीं दिखी, वो एक दूसरे इंसान को 3 सेकंड में दिख गई। यही स्टडी ग्रुप्स की ताकत है। जब आप कोई चीज सीखते हैं और उसे अपने दोस्तों को समझाते हैं, तो आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट लोहे की तरह मजबूत हो जाता है। हमेशा ऐसे दोस्तों का एक छोटा सा ग्रुप बनाएं जो सच में सीखना चाहते हैं। जो टॉपिक आपको सबसे मुश्किल लगता है, उसे खुद पढ़कर अपने दोस्तों को एक टीचर की तरह समझाने की कोशिश करें। अगर आप उसे आसानी से समझा पाए, इसका मतलब है कि आप उसे सच में सीख चुके हैं। एक्सप्लेनेशन इज द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब व्याख्या या समझाना ही समझ की अंतिम परीक्षा है। अभी तक हमने फोकस, मेमोरी, टाल मटोल और एग्जाम हॉल के डर पर बात की, लेकिन अब समय आ गया है इस किताब के सबसे गहरे, सबसे महत्वपूर्ण और लाइफ चेंजिंग हिस्से पर बात करने का। यह हिस्सा सिर्फ आपकी पढ़ाई या करियर को नहीं, बल्कि आपकी पूरी आइडेंटिटी यानी पहचान को झकझोर कर रख देगा। क्या आपने कभी खुद से या किसी और से यह कहा है कि यार मेरा दिमाग मैथ्स में नहीं चलता, मैं बचपन से ही पढ़ाई में कमजोर हूं, या मेरी तो उम्र हो गई, अब मैं नई टेक्नोलॉजी या वीडियो एडिटिंग कैसे सीख सकता हूं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपकी इस सोच को हमेशा के लिए तोड़ने वाले हैं। द अल्टीमेट लेसन, ग्रोथ माइंडसेट और दिमागी रबर बैंड। किताब के अंत में ऑथर्स हमें न्यूरोसाइंस के सबसे बड़े चमत्कार से मिलवाते हैं, जिसे विज्ञान की भाषा में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। कई सालों तक वैज्ञानिकों का मानना था कि इंसान जिस दिमाग के साथ पैदा होता है, वो फिक्स होता है। अगर आप एवरेज पैदा हुए हैं, तो आप जिंदगी भर एवरेज ही रहेंगे। लेकिन आधुनिक न्यूरोसाइंस ने इस बात को कूड़ेदान में डाल दिया है। हमारा दिमाग किसी पत्थर पर लिखी लकीर नहीं है, ये एक रबर बैंड या मांसपेशी की तरह है।
जब आप जिम जाते हैं और भारी वजन उठाते हैं तो आपकी मसल्स टूटती हैं और फिर से पहले से ज्यादा मजबूत होकर बनती हैं। बिल्कुल इसी तरह जब आप कुछ नया और मुश्किल सीखते हैं, जैसे कोई नई कोडिंग लैंग्वेज, जावा, पाइथन या वीडियो एडिटिंग या कोई नया बिजनेस मॉडल, तो आपके दिमाग के न्यूरॉन्स टूटते हैं और नए मजबूत कनेक्शन बनाते हैं। किताब में सैंटियागो रमोन वाई काखल की एक बहुत ही इमोशनल और सच्ची कहानी है। बचपन में वे एक बहुत ही बिगड़ैल और पढ़ाई में बेहद कमजोर बच्चे थे। उन्हें कई स्कूलों से निकाल दिया गया था। हर किसी ने मान लिया था कि ये बच्चा अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन उसी बच्चे ने जब सीखने का सही तरीका अपनाया और अपने दिमाग को ट्रेन किया, तो आगे चलकर उसी इंसान ने न्यूरोसाइंस की नींव रखी और उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आजकल हम देखते हैं कि 18 साल का एक स्टूडेंट सोचता है कि मैं तो सिर्फ एक कॉलेज स्टूडेंट हूं, मैं अपना स्टार्टअप कैसे बना सकता हूं? या एक 40 साल का इंसान सोचता है कि अब इस उम्र में मैं YouTube चैनल शुरू करके नई चीजें कैसे सीख सकता हूं? ये सब सिर्फ इल्यूजन है। आपका दिमाग ये नहीं जानता कि आपकी उम्र क्या है या आपके पास कौन सी डिग्री है। वो सिर्फ ये जानता है कि आप उसे कितनी चुनौती दे रहे हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि उनका दिमाग फिक्स है, वे हमेशा एक ही जगह अटके रहते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट। और जो लोग ये मान लेते हैं कि उनका दिमाग बदल सकता है, ग्रोथ माइंडसेट, वे दुनिया बदल देते हैं। आज से अपनी डिक्शनरी से एक वाक्य हमेशा के लिए डिलीट कर दीजिए, मैं इस काम में बुरा हूं, आई एम बैड एट दिस। इसकी जगह एक छोटा सा जादुई शब्द जोड़ दीजिए, अभी तक, येट। कहिए, मुझे अभी तक मैथ्स नहीं आती, मैं अभी तक कोडिंग में अच्छा नहीं हूं। ये एक शब्द आपके दिमाग को यह सिग्नल देता है कि पिक्चर अभी बाकी है और आप सीख रहे हैं। You are not stuck with the brain you are born with. You can change your brain, your habits and your life simply by learning how to learn. मतलब आप उस दिमाग के साथ बंधे हुए नहीं हैं जिसके साथ आप पैदा हुए थे। आप बस सीखने का तरीका सीखकर अपने दिमाग, अपनी आदतों और अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। दोस्तों, अब हम इस लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। जैसा कि मैंने आपसे शुरुआत में वादा किया था, मैं इस पूरी किताब के सार को सिर्फ 8 सबसे पावरफुल पॉइंट्स में समेट रहा हूं। आप चाहें तो अपनी आंखें बंद कर लें या इन्हें अपनी डायरी में लिख लें, क्योंकि ये 8 नियम आपकी प्रोडक्टिविटी और सक्सेस का ब्लूप्रिंट है। द 2 मोड्स। लगातार फोकस मत कीजिए, मुश्किल आने पर ब्रेक लीजिए ताकि दिमाग डिफ्यूज मोड में जाकर नए आइडिया सोच सके। बीट द पेन ऑफ स्टार्टिंग। पोमोडोरो टेक्निक। पढ़ाई या काम शुरू करने का दर्द सिर्फ 20 मिनट का होता है। सारे नोटिफिकेशन बंद करें और 25 मिनट का टाइमर लगाकर बैठ जाएं। एक्टिव रिकॉल। असली पढ़ाई। किताब को बार बार पढ़ना पढ़ाई नहीं है। किताब बंद करके खुद को याद दिलाना, रिकॉल करना असली पढ़ाई है। स्लीप इज योर वेपन। नींद कोई आलस नहीं है, ये वो समय है जब आपका दिमाग कचरा साफ करता है और आपकी याददाश्त को परमानेंट बनाता है। स्पेस्ड रेपिटेशन। भूलने की बीमारी का इलाज। एक ही रात में रट्टा मारने के बजाय जानकारी को 1 दिन, 3 दिन और 1 हफ्ते के अंतराल पर दोहराएं। चंकिंग और मेटाफर्स। चंक्स और एनालॉजी। मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को रटे नहीं, उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ें और रोजमर्रा की जिंदगी के मजेदार एग्जाम्पल से जोड़कर समझें। द हार्ड स्टार्ट टेक्निक। एग्जाम हैक। एग्जाम हॉल में हमेशा सबसे मुश्किल सवाल से शुरुआत करें और अटकते ही तुरंत आसान सवाल पर कूद जाएं। एम्ब्रेस द ग्रोथ माइंडसेट। न्यूरोप्लास्टिसिटी। आपका दिमाग एक रबर बैंड है। आप किसी भी उम्र में, किसी भी स्थिति में कुछ भी नया सीख सकते हैं। खुद पर संदेह करना बंद करें। मेरे दोस्त, एक बात हमेशा याद रखना, स्कूल और कॉलेज में हमें जो डिग्रियां मिलती हैं, वे शायद आने वाले 5 या 10 सालों में पुरानी हो जाएं। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, AI आ रहा है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है। अगर भविष्य में कोई चीज आपको सफल बनाएगी तो वो आपकी डिग्री नहीं होगी, बल्कि आपकी सीखने की क्षमता होगी। व्यस्त होना और असल में कुछ हासिल करना बहुत अलग बातें हैं। जो लोग ये सीख जाते हैं कि सीखते कैसे हैं, उनके लिए दुनिया का कोई भी एग्जाम, कोई भी इंटरव्यू और कोई भी बिजनेस नामुमकिन नहीं होता। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइए कि इन 8 मास्टर रूल्स में से कौन सा एक रूल आप आज अभी से अपनी जिंदगी में अपनाने वाले हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, इस डीप ऑडियो बुक स्क्रिप्ट और समरी को तैयार करने में, रिसर्च करने में और आपके सामने इस कहानी को पेश करने में हमारी बुक बाइट ऑडियो टीम को बहुत मेहनत और कई रातें लगी हैं। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर की सोई हुई आग को जगाया है, अगर इसने आपको कुछ भी नया सिखाया है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इसे अपने उन दोस्तों, भाई बहनों और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें जिन्हें पढ़ाई में या करियर में स्ट्रेस हो रहा है। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। और हाँ, अगर आप ऐसे ही लाइफ चेंजिंग, इमोशनल और पावरफुल बुक समरीज लगातार सुनना चाहते हैं तो बुक बाइट ऑडियो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जल्द ही मिलते हैं एक नई, शानदार और आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली किताब के साथ। तब तक अपना और अपने सपनों का ख्याल रखें।
अपना कीमती समय देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।